डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ, गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी परिवार में, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई, फिर विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के महान बिजनेसमैन सर रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनल स्कूल में की। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं DK, आप लोग का स्वागत है बॉक्स ऑफ इंडियन सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं आज सर रतन टाटा के सक्सेस स्टोरी के बारे में। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उससे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव है और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर तक पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। अब बात करते हैं रतन टाटा सर की सबसे चर्चित कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का
फैसला किया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल बोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही कर दिया और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू की उस टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची। तो आखिर क्यों है रतन टाटा इतने महान? अगर हम टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों को दान करने में मदद देते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया में अमीर लोगों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। इसी बीच खबर आई कि सर रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो बहुत बड़े कारोबारी थे, कारोबार के साथ साथ देश के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हर कोई आज उनके निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, उनके परिवार में कौन कौन है। दरअसल रतन टाटा ने कभी राधे ही नहीं की। जीवन भर वे देश के तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। ये भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपने सूझबूझ से बुलंदियों पे पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि वो नमक से लेके जहाज तक बनाते हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबियां हासिल की। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। क्या उनके प्रेम कहानी के बारे में आप जानते हैं? ये प्रेम कहानी उन्होंने खुद बताया। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गुड फेलो की ओपनिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक ये एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा, जब तक आप वास्तव में आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी भी एक कहानी रही, लेकिन ये प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन की लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की बात है तो वो एक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना मानते और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके अलावा उनको जानवरों से बहुत प्यार थे, खास करके स्ट्रीट डॉग से। वह कई सारे एनिमल सेंटरों को दान करते थे।